सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 के राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट में हम लोग पहला अध्याय हमारा संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका को पढ़ा था। उसी का आगे हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे और साथ ही इसमें भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक समाज या देश को भी कुछ आधारभूत कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। अब जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी संस्था को, फैक्ट्री को, स्कूल को, किसी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे वो खेल ही क्यों नहीं हो, सबके कुछ नियम कानून होते हैं, जिसका पालन उसमें कार्य करने वाले, उसमें खेलने वाले, उसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को करना पड़ता है। तो उसी तरह समाज या देश को भी चलाने के लिए हमें आधारभूत कानून की आवश्यकता होती है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। यही कानून इसे हम बनाते हैं, जो यह है, और इसे अन्य समाजों से पृथक करते हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक देश का अपना एक संविधान है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो संविधान का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो देश को, समाज को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, और भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में हमारे देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, इसमें उल्लिखित हैं। और सभी देशों के अपने अपने संविधान होते हैं, जिसका पालन उस देश के नागरिक, उस देश के सभी नागरिक करते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्यों हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है? एक लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यह संविधान ही है जिसमें सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होता है। संविधान सरकार को अधिकारों के दुरुपयोग से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार में, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो लोकतंत्र में नागरिकों के बहुत से अधिकार होते हैं। तो संविधान ही एक ऐसा प्रारूप है जो नागरिक सरकार के कार्यों में, इसमें क्या करती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक की जिम्मेवारी होती है सरकार के कार्यों में, क्योंकि नागरिक के द्वारा ही सरकार चुनकर जाती है। पब्लिक जिसको वोट देती है उसी की सरकार बनती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो सरकार में नागरिक का अधिकार तो है ही। यह संविधान ही हमें सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो ये सभी हमारे संविधान में ही बताए गए हैं, लिखे गए हैं कि नागरिक के क्या अधिकार हैं और सरकार का क्या कर्तव्य है। संविधान सरकार को अधिकारों के दुरुपयोग से रोकता है। अगर जनता सरकार चुनकर संसद में भेजती है और सरकार अपनी मनमानी से कुछ काम करने लगे या जनता के अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, तो संविधान ही उसके ऊपर अंकुश लगा सकता है, रोक लगाता है, और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। संविधान मात्र एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि एक सजीव दस्तावेज है, जिसका अर्थ है कि देश के लोगों की जरूरतों, आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुसार सतत बदलता और विकसित होता रहता है। अब संविधान मात्र एक लिखित दस्तावेज नहीं है कि लिख के रख दिया गया है, अब इसका कोई काम नहीं होगा।
ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसका अर्थ है कि यह देश के लोगों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुसार सतत बदलता और विकसित होता है। ये अब संविधान में जो लिखे गए हैं नियम कानून, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार इसमें हम लोग बदलाव भी लाते हैं, इसको संशोधन भी किया जाता है। इसमें बहुत से कानूनों में अभी भी संशोधन किया गया है। अभी इसी वर्ष CAA 370 जो कानून था उसको हटाया गया। उसके बाद बहुत से, जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो कानून था उसमें संशोधन किया गया। बहुत से ऐसे कानून हैं जो समय समय पर उसमें बदलाव किया जाता है, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। ये सरकार इसमें काम करती है। तो सरकार अपनी मर्जी से कानून को बदल नहीं सकती है, इसको संशोधन नहीं कर सकती है जब तक कि उसको दोनों सदनों, राज्यसभा और विधानसभा में उसको बहुमत नहीं मिल जाए। बहुमत मिलने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तभी कानून को मान्यता मिल जाती है। संविधान उन आदर्शों का संग्रह है जो कि नागरिकों की आकांक्षाओं के आधार पर देश के निर्माण का कारण बनता है, अर्थात यह हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने एक संविधान अपनाया जो कि हमारे देश के आदर्शों को दर्शाता है। इसी प्रकार एक नए समाज के निर्माण के लिए नेपाल ने भी एक संविधान को अपनाया और इसके फलस्वरूप ही देश एक राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार के रूप में सामने आया। देखिए, इसमें ये बताता है कि हमारा संविधान जो है, एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए संविधान की आवश्यकता होती है और संविधान की ज़रूरत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई। इसको पहले लिखा गया लेकिन 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक संविधान को हमारे देश ने अपनाया और उसमें जो लिखे गए हमारे देश के आदर्श हैं उसी के आधार पर हमारा देश चल रहा है। इस प्रकार एक नए समाज के निर्माण के लिए नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन उसने भी एक संविधान को अपनाया और इसके फलस्वरूप नेपाल में एक राजशाही शासन से एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में वहाँ सरकार चल रही है। एक देश आमतौर पर विभिन्न समुदायों के लोगों से मिलकर बना होता है। संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक संग्रह के तौर पर काम करता है जिसके प्रति देश के सभी लोग सहमति प्रकट करते हैं। अब एक देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई एक अगर ऐसा देश है इसमें सिर्फ मुस्लिम देश है तो मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू है तो हिंदू, ऐसा नहीं है। कई समुदाय के लोग उसमें मिलकर रहते हैं और संविधान नियमों और सिद्धांतों के संग्रह के तौर पर काम करता है और सबके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उस देश के नागरिक जिस देश में रह रहे हैं उस देश के क्या नियम कानून हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय के लोग हों, उसका पालन करते हैं। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। एक लोकतंत्र में हम अपने नेताओं का चुनाव करते हैं जो कि हमारे बदले ही अपनी शक्ति का उपयोग उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। देखिए, संविधान में देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। ये सब कुछ संविधान में लिखा गया है, सबके प्रारूप तैयार करके रखे गए हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन
जनता जिसको चुनती है, जिसको बहुमत मिलता है, उसी की सरकार बनती है। शक्ति पब्लिक उसको देती है, जनता देती है। सरकार के रूप में शासन करने की शक्ति पब्लिक देती है राजनीतिक दलों को। जिसको देती है उसी की सरकार बनती है। तो एक लोकतंत्र में हम नेताओं का चुनाव करते हैं, जो कि वही नेता हमारे बदले एक शक्ति के रूप में उत्तरदायीपूर्ण तरीके से काम करते हैं। किसके लिए? पब्लिक के लिए, देश के लिए। लेकिन कई बार वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। अब हमने बड़ी आशा से किसी सरकार को चुनकर भेजा और सरकार मनमानी ढंग से काम करने लगी, पब्लिक के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा देखा जाता है कभी कभी। लेकिन हमारे संविधान राजनीतिक नेताओं द्वारा शांति के दुरुपयोग से हमारी रक्षा करने के लिए नियमों का प्रावधान करता है। तो हमारा संविधान जो है हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा शांति के दुरुपयोग, अगर वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, रक्षा के लिए नियमों का प्रावधान करता है, तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी देश का नागरिक, बड़े से छोटे कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो हम लोग तुरंत उसके ऊपर उसको सजा क्यों दी जाती है, उसके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया जाता है? इसलिए क्योंकि लिखा जाता है, बताया जाता है कि ये हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन आपने इसके खिलाफ काम किया, इसलिए आपके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और सज़ा भी दी जाती है। क्योंकि हमारे देश में समानता का अधिकार दिया गया है, हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है। उदाहरणार्थ, हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है, क्योंकि सभी व्यक्ति हमारे देश में सभी लोग को समान अधिकार है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। इसके अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार हमारे संविधान में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार के रूप में। समानता का अधिकार हमारे संविधान में वर्णित है, जो मौलिक अधिकार में से एक है। अतः इस प्रकार की बंदिश न होने की स्थिति में हमारे चयनित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर संविधान में समानता का अधिकार सबके लिए नहीं बनाया गया होता, मौलिक अधिकार के रूप में नहीं होता, तो जिस प्रतिनिधि को हम लोगों ने चुना है, तो हो सकता है कि वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगे पब्लिक के ऊपर, तो उन पर अंकुश लगाना कठिन होता। लेकिन ये सभी हमारे संविधान में लिखे गए हैं, उसी के अनुसार देश में काम होता है। एक संविधान सुनिश्चित करता है कि एक प्रभुत्व संपन्न समूह अपनी शक्तियों का उपयोग अन्य कम शक्तिशाली लोगों या समूहों के विरुद्ध न कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को हम सभी सुविधाएं और अवसर उपलब्ध हो, जिसका लाभ बहुसंख्यकों को हो रहा है। अब हमारे संविधान में ऐसा ही दिया गया है, लिखा गया है। अब समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि अगर कोई एक प्रभुत्व संपन्न समूह अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, मतलब बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, ऐसा नहीं कि जो बड़े जाति धर्म के नाम पे तो है हमारा देश, इसमें कई जाति, कई धर्म, हर तरह के समूह हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़े कास्ट के लोग हैं, उन्हीं को सब अधिकार मिलेगा, और जो छोटे जाति के लोग हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, उनको नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में वो लिखा गया है कि उनको अधिक से अधिक हम लोग सुविधा दें। यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक जो हैं, अब जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, कोई
ऐसी जाति है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सी ऐसी जाति है जिसकी संख्या बहुत कम है, तो उसी को हम लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के रूप में जानते हैं। पहले पंजाबी और मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में थे, लेकिन अभी मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो सुविधाएं अन्य लोगों को मिल रही है हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में, उन लोगों को नहीं मिल रही है। वो सभी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती है, वो सभी सुविधाएं उनको भी मिल रही है, अल्पसंख्यकों को भी मिल रही है। यह समुदाय के भीतर एवं अन्य समुदायों पर भी किसी भी प्रकार के प्रभुत्व की स्थापना को रोकता है। अंतर सामुदायिक प्रभुत्व से तात्पर्य एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व से है, जबकि समुदायांतरिक प्रभुत्व का तात्पर्य एक समुदाय के भीतर ही एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व से है। कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका समाज के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। संविधान हमें इस स्थिति में सुरक्षा प्रदान करके हमारी रक्षा करता है। उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार से उबकर लाल फीताशाही और अन्य निर्णय निर्माण में देरी के कारण बहुत से यह सोच सकते हैं कि व्यवस्था को ठीक प्रकार चलाने के लिए एक सशक्त तानाशाह होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में तानाशाही शासन हम सभी के हितों के विरुद्ध है। एक अच्छा संविधान लोगों को संविधान की मौलिकता संरचना में बदलाव की इजाज़त नहीं देता है। अब कई बार ऐसा होता है कि सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है और लोग उसका विरोध करने लगते हैं, जबकि हमारे संविधान में होता है अगर उसका लोग काफ़ी विरोध करने लगते हैं, अगर उसमें संशोधन कर दिया जाए या कुछ किया जाए या सरकार सोचती है कि इससे अगर हम इस नियम को लागू कर लेते हैं तो इससे आगे अच्छा लाभ होगा, लेकिन वर्तमान समय में तुरंत उसका विरोध होने लगता है। अब जैसे दिया है भ्रष्टाचार से उबकर लाल फीताशाही और निर्णय निर्माण में देरी के कारण बहुत से यह सोच सकते हैं कि व्यवस्था को ठीक प्रकार चलाने के लिए एक सशक्त तानाशाह होना जरूरी है। मान लीजिए समाज में कोई भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया है या अन्य कोई समस्या है, नहीं सुलझ रहा है, तो उसके लिए सरकार को सशक्त बनना पड़ता है और जब सरकार सशक्त होकर काम करने लगती है तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में तानाशाही शासन हम सभी के हितों के विरुद्ध होता है। अब लोग सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने लगते हैं कि ये मनमानी से वाली सरकार है, अपनी मर्जी से काम करती है, जनता का ख्याल नहीं है इसको, ये तानाशाह है, ये ऐसी इस तरह की बातें उठने लगती है। तो एक अच्छा संविधान उसी को माना जाता है जो लोगों को संविधान की मौलिकता और उसके संरचना में बदलाव की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान की विशेषताएं। हमारा संविधान प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना का अर्थ उस परिचय से है जिसमें संविधान का उद्देश्य उल्लिखित है। भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों एवं मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है। हमारा संविधान इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। प्रस्तावना का अर्थ क्या हुआ, यानी परिचय। इसमें क्या क्या है ये पहले ही उसमें बताए गए हैं प्रस्तावना के द्वारा, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह चित्र दिया गया है। आगे हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे।